आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। लंबे वक्त से जद्दोजहद चल रही थी दिल्ली की हुकूमत को जीतने की, दिल्ली का दंगल चल रहा था, रिजल्ट्स आ गए और अब दिल्ली आपकी हो गई और दिल्ली में आपकी हुकूमत भी बन गई है। सवाल यह है कि ये कौन सा सियासी दौर शुरू हुआ है जहां पर लगातार एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर सियासी हमले कर रही थी, जुबानी हमले कर रही थी और इल्जामात लगा रही थी, और रिजल्ट जो आए वहां पर लगा कि शायद अब इल्जामात का दौर जो है वो ख़त्म होना चाहिए। इल्जामात की जो सियासत होती है, इल्जामात लगाने की जो कहीं ना कहीं राजनीति होती है, इस राजनीति पर अब पाबंदी लगनी चाहिए, बंदिश लगनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की जो सियासत है, यहाँ से जो एक पैगाम निकला है, ये दिल्ली की सियासत इस पैगाम को कहाँ तक लेकर के जाएगी और क्या मुल्क में सियासी दौर जो है वो बदलने वाला है या फिर एक नया सियासी दौर शुरू होने वाला है। इस पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल हुकूमत के सामने कौन कौन से बड़े मसले मसाइल होंगे, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और कई खास और अहम मेहमान हमारे साथ, इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं सलीम मोहम्मद इंजीनियर साहब, सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं अशोक सिंह साहब, आप प्रेसिडेंट हैं आरजेडी उत्तर प्रदेश के, आपका भी इस्तकबाल है। साथ ही बैठे हुए हैं इरफानुल्लाह खान साहब, चेयरमैन हैं माइनॉरिटीज़ विंग के आम आदमी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना सुहेब कासमी साहब, आप कौमी सदर हैं जमात उलेमाए हिंद के और बीजेपी से भी आपका ताल्लुक़ है। और सलीम इंजीनियर साहब, ये शुरुआत जो है हम आपसे ही करेंगे, चूँकि इन तमाम लोगों में अगर कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी है तो वो चेहरा आप ही हैं। क्या कहेंगे, जो दिल्ली से एक नया सियासी दौर शुरू हुआ है, क्या वाकई मानते हैं कि दिल्ली की जो सियासत है ये मुल्क की सियासत को कहीं ना कहीं बदलने का काम करेगी, एक नया रुख देने का जो है वो काम करेगी, एक नई डायरेक्शन देगी ये सियासत? इस मुल्क में अब नफरत की सियासत नहीं चलेगी। इस मुल्क में समाज को बांटने वालों के लिए कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। इस मुल्क में जो लोग नफरत फैलाते हैं और एक दूसरे को के खिलाफ भड़काते हैं लोग, उनको साफ तौर पर रिजेक्ट किया है। इस इलेक्शन ने करप्ट लोगों को भी रिजेक्ट किया है, ऐसे लोगों को भी रिजेक्ट किया है जो बरसों से बड़े बड़े वादे करते आए और बरसों जिनकी हुकूमत रही मगर वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये मैसेज भी दे दिया गया है और ये मैसेज भी दिया गया है कि यहाँ की जो भारत की जो जनता है अब एक नई सियासत चाहती है। वो मौजूदा जो पार्टियां हैं उन पार्टियों से इतनी उकता गई है, परेशान हो गई है। कोई बांटने की राजनीति कर रहा है, कोई परिवार की और करप्शन की राजनीति कर रहा है, कोई जाति की राजनीति कर रहा है। तो अब भारत की जनता कोई अल्टरनेट खोजना चाहती है और जमात इस्लामी शुरू से ये बात कहती रही है कि इस देश में वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, अक़दार पर मबनी, मूल्यों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। अब तक हमारी बात का लोग मजाक उड़ाते थे कि अब अगर मुस्तकबिल है, अगर भविष्य है इस देश में तो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स का है और उन्हीं लोगों को आगे रास्ता मिलेगा जो सच्चाई पर, ईमानदारी पर और नफरत की राजनीति से दूर रहकर लोगों की तरक्की और भलाई के लिए, लोगों की खिदमत के जज्बे से जो लोग आएंगे, चाहे वो कम उम्र लोग हों, नौजवान लोग हों, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां हो, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये इस देश की जनता जो है इन चीज़ों के आधार पर अब इस देश का मुस्तकबिल तय करेगी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा मैसेज है जो गया है और मौजूद जो एस्टेब्लिश्ड बड़ी पार्टियां हैं उनको सोचने पर अब मजबूर होना पड़ेगा, या तो वो बदल जाएंगी या फिर सियासी नक्शे से उनका वजूद शायद ख़त्म हो जाए। जिस तरीके से जो है वो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का वजूद एक तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है और 0 सीट्स उनको मिली है, कोई सीट ही नहीं मिली। क्या कहेंगे सुहेब कासमी साहब, आप जो है वो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार अगर है कांग्रेस के मुकाबले। ठीक है, कांग्रेस जो है वो 3 टर्म्स तक यहाँ पर जो है वो उसकी हुकूमत थी, 15 साल तक लगातार हुकूमत यहाँ पर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है इस वक्त वो बीजेपी के सामने था कि वो जीत थी जिस तरीके से, जिस पैमाने पर उसने जो है वो एक तरीके से कैंपेनिंग की। प्राइम मिनिस्टर जो है वो 4 रैलियाँ करते हैं और लेकिन 4 सीटें भी नहीं जीत पाती पार्टी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरीके से पार्टी के कुछ लीडर्स की तरफ से बयानात आ रहे थे, लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी बयानात के जरिए, तकरीरों के जरिए। अब बीजेपी के सामने ये सवाल है कि उसको काम करके दिखाना पड़ेगा, इस तरह की सिर्फ बयानबाजी से, चोचलेबाजी से जो है वो काम नहीं चलने वाला। देखिए, आज ये बड़ा अहम मौका है कि जिस मौके के लिए सभी मुंतज़िर थे और नरेंद्र भाई मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आज से 2 साल पहले जो सबका साथ सबका विकास और कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत की थी, दिल्ली के चुनाव के नतीजे भी उसकी तरफ दूसरा कदम है। क्योंकि बड़ी हकीकत यह है
कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था विकास की राजनीति का, वो आगे बढ़ा। और ये हकीकत है कि हम दिल्ली के अंदर नताइज के अंदर उनको सीटों में नहीं बदल पाए, मगर कांग्रेस मुक्त भारत की जो सोच थी और जो उसके इक़दाम थे, उनको दिल्ली में एक सही तरीके से यहाँ की आवाम ने पसंद किया और दिल्ली की आवाम ने लेकिन दिल्ली तो बीजेपी मुक्त भी होगी ना। दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें आई हैं, 10% जो एक आंकड़ा होना चाहिए जो है नेता प्रति अपोजिशन लीडर का हाउस के अंदर, वो भी आपको जो है नहीं मिलेगा। अब ये पूरी की पूरी मेहरबानी जो है, अगर वो केजरीवाल की पार्टी कर देती है तो शायद आपको जो है वो अपोजिशन लीडर दिल्ली के अंदर हमारे वोट ऑफ परसेंटेज के अंदर कोई कमी नहीं आई, बिल्कुल कमी आई है। 2013 में जो आपको फीसद वोट मिले थे 1.5% के करीब, उसमें कमी आई है। और जो असेंबली में 1.5% की कमी आई है, 1.5% कम हुआ है, मामूली कमी है। पार्लियामेंट में आपको जो फीसद जो था उसमें तो बहुत ज्यादा कमी आई है। ये सोचने का मौका है हमारे लिए भी कि आगे हमें किन आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहां तक ताल्लुक इस बात का है, जैसे कि इंजीनियर साहब ने कहा कि जो लोग तोड़ने की राजनीति करते थे और धर्म की राजनीति करते थे, आज उन तमाम सियासी पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस हो या बसपा हो या और इलाकाई पार्टियां हो, उन तमाम को दिल्ली की आवाम ने ठिकाने लगा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके आगे बढ़ रही है। हाँ, ये सोचने का मकाम है कि हमसे कहाँ गलती हुई कि हमारा वोट ऑफ परसेंटेज तो रहा, मगर उसको हम सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसमें दिल्ली के अंदर जो हमारे कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद की थी, उनकी वो भी मकबूलियत की कमी भी हो सकती है और संगठन के अंदर भी कई कमियां हो सकती हैं। उस पर मंथन चल रहा है और आने वाले वक्तों के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी और हमने देखा कि चुनाव से पहले एक मरकजी वजीर थी और उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, रामजादे और एक और लफ्ज का इस्तेमाल किया था जिसको मैं टेलीविजन पर नहीं बोल सकता। बहुत सारे इस तरह के बयान आए थे और जो है वो त्रिलोकपुरी में दंगा भी हुआ और आसपास कई सारे इलाकों में दंगे हुए, वहां पर भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आपको लगता है कि लोग जो है वो कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि दंगा मुक्त भारत चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार की तरफ से और अमित शाह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से, दोनों ने ही उस बयान को कंडेम किया था। तो ये बातें जो वो सियासी पार्टियां फैला रही थी वो वहीं खत्म हो गई थी, क्योंकि भाजपा अपनी सरकार के अंदर जो तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहती है वो चल रही है। उसका परिणाम आज कश्मीर के अंदर देखने को मिला। आसाम के अंदर जिस तरीके से लोग बड़ी तादाद में भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, कश्मीर के पास सबसे बड़ा आज मुसलमानों की आबादी का जो क्षेत्र है वो आसाम है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाजपा सबको लेकर चल रही है। हाँ, दिल्ली के अंदर झटका लगा है और हो सकता है कि झटके का नुकसान जो है आपको आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में भी शायद उठाना पड़ सकता है। शायद मैं कह रहा हूं। क्या लगता है साहब आपको? आम आदमी पार्टी जरूर जो है वो आगे बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पे सवाल जो है सबसे आखिर में इनसे होगा। आप बताइए, ये जो नया दौर हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सियासत में हुआ है, एक ऐसी पार्टी के ऊपर दिल्ली के बाशिंदों ने, दिल्ली की आवाम ने एक ऐसी पार्टी के ऊपर यकीन कर लिया, पूरी तरीके से यकीन कर लिया, जिस पार्टी को अमल में आए हुए या जिस पार्टी की तश्कील हुए अभी 2 साल या 2.25 साल ही हुए, मतलब बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। एक नई पार्टी है और उसको एकदम से मौका दे दिया आवाम ने। तो क्या लगता है आपको, नई शुरुआत है ये? जो पुरानी पार्टियां हैं, धुरंधर पार्टियां जो हैं, अब उनके ऊपर यकीन करने के मूड में जो है वो दिल्ली की आवाम तो बिल्कुल नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ बातें हमें पुरानी देखें कि केजरीवाल जी पहले भी चीफ मिनिस्टर बने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी दलों ने उनको समर्थन भी दिया, मुख्यमंत्री बने और एक अच्छा संदेशा, जितने दिन रहे एक अच्छा संदेशा दिल्ली वालों को दिया। उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव होता है। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आती है। बड़े बड़े वादे होते हैं, नौजवानों के लिए होते हैं, देश के लिए होते हैं, तमाम काला धन के लिए प्रधानमंत्री जी करते हैं कि 15 दिन में 1 महीने। और इस 9 महीने के अंतराल में ये देखा कि जितने उन्होंने वादे किए उसका कोई भी रिजल्ट जमीन पे, धरती पे नहीं आया। जबकि जो वादे केजरीवाल ने किए थे अपने मुख्यमंत्री टाइम में, तो उन्होंने 45 दिन के अंदर तमाम चीजें पूरी करने की कोशिश की। तो तमाम राजनीतिक दलों ने कहा कि इसको मौका मिला था, दिल्ली की जनता ने मौका दिया था, तो हम सभी लोग परोक्ष रूप से अराजकता, अहंकार और ये फिरका परिस्थिति ताकतों को गिराने के लिए, अहंकार को खत्म करने के लिए हम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो इसको मिटा सके, उसका हक और हुकूक मिल सके। तो दिल्ली के लिए सभी लोगों ने ये सोचा कि हम केजरीवाल को परोक्ष रूप से कैंडिडेट नहीं दिया, 1-1, 2-2 कोई नाम का, और सभी ने साथ दिया।
और एक विश्वास के साथ दिया। और वो विश्वास जैसा नरेंद्र मोदी के साथ इस देश का नौजवान ये सोचा था कि हमें रोजगार मिलेगा। अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2017 के बाद हम रोजगार दे पाएं। काला धन जो 15 दिन में आना था, 9 महीने तक अभी कुछ अता पता नहीं। विकास की कहीं बातें नहीं है, केवल ये कहते हैं डीजल और पेट्रोल, जबकि वर्ल्ड मार्केट में कमी हुई है उसका परिणाम है। लेकिन उन्होंने टैक्स जो पड़ता था वो टैक्स इंक्रीज कर दिया। तो जितनी गिरावट डीजल और पेट्रोल में होनी चाहिए उतनी गिरावट भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को नहीं लेने दिया। ये भी एक सब परिणाम थे कि इनका झूठ का पुलिंदा और इनके झूठे आश्वासन, झूठा रूप से दिल्ली क्या पूरे देश, दिल्ली एक पूरे देश का दिल है, हृदय है। यहां दिल्ली के लोग कम, पूरे देश के लोग ज्यादा रहते हैं। उनकी भावनाएं यहां रहती हैं और यहां मध्यम वर्ग, पीड़ित वर्ग, नौजवान, उसने ये चुनाव को नई दिशा दी है। बिल्कुल नई और दिशा इस दी है। नई ये दिशा देखना- देने में हाँ, ये देखना एक दिलचस्प नया- होगा कि ये दिशा जो है हाँ। या ये डायरेक्शन, ये जाति कहां तक है। क्या लगता है साहब, आप जो है वो माइनॉरिटी सेल को देखते हैं आम आदमी पार्टी के, ये जो जीत है, बहुत सारे जो है मायने इस जीत के हो सकते हैं। बहुत सारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां आप पार्टी के ऊपर भी बढ़ जाएंगी। अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो बढ़ ही गई हैं, जाहिर तौर पर उनकी जो है वो चुनौतियां कम नहीं है उनके सामने। लेकिन इस जीत के मायने जो है वो माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन होने के नाते आप किस तरीके से क्या मायने निकालते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव था, ये जो इलेक्शन था या इंतखाब था, इंतखाब लफ्ज़ सबसे अच्छा है इसके लिए जी। वो इंतखाब था कि जो अब तक सियासत हुई है 67 साल में इस मुल्क में, और डिफरेंट पार्टियों के जरिए हुई है, और उसके लिए नेशनल पार्टियां भी जिम्मेदार हैं, उन्होंने की है सबसे ज़्यादा सियासत। उससे लोग ऊब चुके थे लोग, और एक नया ट्रेंड चाहते थे, एक नई सियासत चाहते थे। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर जीत हार जो हुई है वो पार्टियों की नहीं, बल्कि एक माहौल की जीत और हार हुई है, और एक ट्रेंड की हार और जीत हुई है। तो मुझे सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा मैं दिल्ली के आवाम को कि उन्होंने पूरे मुल्क के लिए एक ट्रेंड सेट किया है। और वो ट्रेंड ये है कि अब हम रिवायती सियासत से ऊपर उठकर मुल्क की फिजा को बदलना चाहते हैं, सियासी फिजा को बदलना चाहते हैं। और जो लोग परेशान हैं अपने मसाइल से, आम आदमी जो परेशान है अपने बेसिक कम्युनिटीज़ से, उसको चाहते हैं कि वो हल होना चाहिए। सिर्फ रिटोरिक्स, नारे, स्पीचेस और झूठे वादे और ब्रांडिंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि डिलीवर करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी इसमें कामयाब हो गई कि उन्होंने उस एतमाद को बहाल किया लोगों के बीच में, और ये बात घर कर गई उनके दिलों में कि ये कर सकते हैं, ये डिलीवर कर सकते हैं। ये सिर्फ नारे नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिलीवर करना चाहते हैं। तो लोग डिलीवरी चाहते हैं आज की तारीख में। पिछले 1 साल से ब्रांडिंग हो रही है, ब्रांडिंग के नाम पे देश चल रहा था, लेकिन लोग ऊब गए उस ब्रांडिंग से भी। 9 महीने हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट को और कोई डिलीवर नहीं कर पाए, सिर्फ प्लानिंग हो रही है। तो लिहाजा लोग अब चाहते हैं कि डिलीवर करें। तो हम आम आदमी पार्टी इसमें कामयाब हुई, और अरविंद केजरीवाल साहब पे लोगों ने एतमाद किया कि उन्होंने 49 दिन की सरकार में कर दिखाया था। अब वो 5 साल जो सरकार चाह रहे हैं उसमें भी कुछ करके दिखाएंगे, और बेहतर एक तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और मैं समझता हूं दिल्ली तो आपकी हो गई है, बिल्कुल दिल्ली तो आपकी हो गई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पर भी इस पार्टी को खरा उतरना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी जीत में मुस्लिम सियासत का जो है वो क्या हाल रहा, मुस्लिम सियासत किधर जाती हुई नजर आ रही है। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है दिल्ली की सियासत की। दिल्ली अपना सियासी फैसला सुना चुकी है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बागडोर संभाल चुके हैं। ये पूरी गहमा गहमी लंबे वक्त से चली आ रही थी कि आखिर दिल्ली का सरताज कौन होगा। फैसला सबके सामने आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जो नई एक तरीके से कहा जाए डायरेक्शन यहाँ से मिली है, सियासी डायरेक्शन मुल्क के अवाम को, वो कितना रास आएगी। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में कि मुस्लिम सियासत जो है वो उसका रुख क्या रहा, और क्या मुस्लिम सियासत भी जो है यहाँ से एक नया रास्ता लेकर के आगे बढ़ेगी। बहुत सारे खास मेहमान यहाँ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मौलाना शुएब कासमी साहब, आपको क्या लगता है? आप बड़ी मेहनत कर रहे थे, आपकी पूरी टीम लगी हुई थी, और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के जब इलेक्शन हुए तो वहाँ पर भी ऐसा सुना था कि शायद 2000 के करीब पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी से जुड़े हुए उलमाए किराम वहाँ पहुँचे थे और बीजेपी की लगातार जो है वो हिमायत कर रहे थे या वोट दिलवाने का उनको काम कर रहे थे। शायद बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली में भी ठीक वैसी जो है हमने देखा कि कोई कैंडिडेट जो है 3 के अलावा कोई कामयाब नहीं हो पाया है। ये कामयाबी आप लोगों को नहीं मिल रही है। मुसलमान आज भी जो है वो बीजेपी से जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है मोटे तौर पर। क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस का साथ मुसलमानों ने छोड़ा और एक नई पार्टी को जो है उसका दामन थाम लिया है, या एक नई पार्टी को अपना एक तरीके से सरबराह जो है उसने मुंतखब कर लिया है, आपको लगता है कि यहाँ से जो ये सियासी एक फैसला हुआ है या एक सियासी डायरेक्शन यहाँ से जो मिली है
हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वो बड़ी अहम होगी और हिंदुस्तान का अक़लियती तबका, ख़ास तौर से मुसलमान की अगर हम बात करें, वो इस डायरेक्शन से बहुत कुछ सीखेगा, इस नई सियासत से बहुत कुछ सीखेगा। कश्मीर में जो जंग थी वो जमहूरियत की जंग थी। कश्मीर के अंदर जमहूरियत को लोगों ने तस्लीम किया, हमेशा से होती है वो, और पहली बार तो नहीं हुई थी। इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को वादी के अंदर 62,000 वोट मिला। उसके अलावा जो मुस्लिम वोट की तादाद है तकरीबन 5 लाख से ऊपर पहुंची भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें हमारे 5 कैंडिडेट 15,000 वोटों से ज़्यादा रहे जम्मू इलाकों के अंदर, और कई कैंडिडेट श्रीनगर के आसपास के इलाकों में भी कम वोटों से हारे। पहली बार मुसलमानों ने भाजपा को वहाँ पसंद किया। उसकी बुनियाद पर ही आज पीडीपी हो, चाहे एनसी, चाहे और पार्टियाँ, वो भाजपा के करीब आ रही हैं, उनके साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं। और दिल्ली के अंदर जहाँ तक मुसलमानों के वोटों का ताल्लुक है, जो कांग्रेस का जो वोट था वो सारा का सारा आम आदमी को ट्रांसफ़र हुआ। जिस तरीके से कांग्रेस के लिए ध्रुवीकरण किया जाता था, मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हुआ और मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को मिला। जहाँ जहाँ पॉकेट्स थे भाजपा के, वहाँ भाजपा को भी वोट मिला है। मगर यह है कि यहाँ के मुसलमान ने अपने इलाकों के अंदर भाजपा के विरोध में वोट नहीं किया, आम आदमी के हक में तो वोट किया है। अब से पहले क्या हुआ करता था कि लोग भाजपा के विरोध में वोट किया करते थे कांग्रेस के लिए। कहीं भी इस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिला कि मुसलमान भाजपा के विरोध में जा रहा हो, क्योंकि और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को मुस्लिम और हिंदू वोट दोनों ही मिले हैं। वरना क्या हुआ करता था कि जब भाजपा के विरोध में वोट निकलता था तो हिंदू वोट जो है भाजपा की तरफ बढ़ जाता था। तो इस बार वैसा नहीं हुआ। देश से राजनीति जो है मजहब की खत्म हो रही है। और नरेंद्र भाई मोदी ने उन पार्टियों के बारे में जो कहा था कि साल 2 साल के अंदर जो पार्टियां धर्म के नाम पर लोगों को मिसगाइड करती थी वो खत्म हो जाएंगी, खत्म होनी शुरू हो गई है। 4 स्टेटों में इससे पहले खत्म हुई, 5वां स्टेट दिल्ली था, यहाँ से भी खत्म हो गया है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश या बिहार का ताल्लुक है, वहाँ के चुनाव मुख्तलिफ होंगे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। ठीक है सलीम साहब, क्या लगता है आपको, ये जो मजहब की बुनियाद पर सियासत की जाती रही है और लगातार बयानात भी ऐसे आते रहे हैं, अब दिल्ली के मुसलमानों ने जो है एक नया रुख लिया है, सियासी रुख अगर हम इसको कहें, और एक नया रास्ता अपनाया है, कांग्रेस को बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए उसको दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। क्या अगर दूसरे सूबों में, चूंकि इस साल जो है वो बिहार में इंतखाबात होने हैं, वहाँ पर अक़लियती तबका जो है अच्छी खासी तादाद में रहता है, अगर वहाँ पर भी इसी तरह का इसका रुख रहा तो जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां खुद को जो है कहलाती हैं, क्या उनको फ़ायदा होगा? और ये दिल्ली का जो एक फैसला था या दिल्ली का जो इशारा था, वो इशारा जो है वो बिहार में भी काम करेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बंगाल में भी काम करेगा? जो पार्टी मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क को बांट रही है, मंदिर की सियासत कर रही है, घर वापसी और लव जिहाद जैसे नारे लगा रही है, उस पार्टी के नुमाइंदे दूसरी पार्टियों को ये कह रहे हैं कि वो मजहब की सियासत, हमें किसी और पार्टी से दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि तो ये जो दिल्ली का इलेक्शन था, ये इलेक्शन एक स्टेट का इलेक्शन नहीं था, ये पूरे मुल्क की निगाहें इस इलेक्शन पे थी। और सिर्फ निगाहें नहीं थी, जज्बात थे जो इस मुल्क को गलत राहों पर जाता हुआ देख रहे थे। और जो ताकतें इस मुल्क को कुछ नारों और पिछली जो सियासी पार्टी की एक लंबी नाकामी और उससे जो मायूसी थी, उसकी वजह से जो नाराजगी थी, उस खला को पूरा करने की वजह से एक पार्टी यहाँ इख्तिदार में आ गई। और अब वो ये समझ रही है शायद कि उनका मुस्तकबिल है। तो ये देख लिया लोगों ने दिल्ली में कि जो इस तरह के नारे लगाया करते थे और जो इस तरह की बात किया करते थे, यहाँ आवाम को जब ऑप्शन मिला, अल्टरनेट मिला, तो लोगों ने फौरन उसको एक्सेप्ट किया। इसका मतलब यह है कि लोग अल्टरनेट की तलाश में हैं, लोग एक ऑप्शन की तलाश में हैं। दिल्ली में उनको लगा कि ये जो ऑप्शन नया खड़ा हुआ है, ये ऑप्शन उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकता है। ये बात सही है, आम आदमी पार्टी को लोगों ने पूरा यकीन किया है और उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हैं। और अब 5 साल उनके लिए भी इम्तहान है। अगर वो इस उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तो जाहिर है और एतमाद बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लीजिए, जैसा कि पार्टी के सदर ने भी कहा और अपने कार्यकर्ताओं को कहा, बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर उनकी जबान से कि देखो जो लोग हारे हैं और जो ये हाल हुआ है अहंकार की वजह से, घमंड की वजह से, लोगों को लगा था कि अब हमारे सिवा कोई नहीं है, हम जो चाहेंगे करेंगे।
यही तकब्बुर जो है एक पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस पार्टी को भी हो गया था कि वो बहुत पुरानी पार्टी है, और तो ये अहंकार और तकब्बुर जो है इसकी हार हुई है। और यहाँ के एक बात कही गई है कि मुसलमान बीजेपी की तरफ जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। और हमारी कुछ पार्टियाँ जो है वो गलतफहमियाँ फैलाने में और झूठ को फैलाने में जो है वो कुछ ज़्यादा औरों से आगे हैं। तो हमारा कहना है कि इस बार भी मुसलमानों ने वही किया है जो पहले करते रहे। पहले ऑप्शन नहीं था, पहले ऑप्शन नहीं था, पहले ऑप्शन नहीं था। देखिए हमने आपको बोलते हुए नहीं रोका, हमने आपको बोलते हुए नहीं रोका, कल वो कर रही थी, आज वो यहाँ करने लगी है। ठीक है, अच्छा एक बार बात पूरी कर हमने लें। आपको नहीं रोका, हम चाहते तो आपको रोक सकते थे। आप भी सुनने का वो रखिए, हारे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है इसको अपनी पार्टी में बैठ के सोचिए किस वजह से हारे हैं। मुसलमान हमेशा से ये देखता आया है, और मुसलमान सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का भला करने वाली कोई पार्टी, वो इस मुल्क को एक सेकुलर मुल्क देखना चाहते हैं। वो इस मुल्क को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहाँ सारे मजहब के लोगों को बराबरी हो, उनके साथ भेदभाव न हो। वो अपने लिए कोई स्पेशल राइट्स नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने हुकूक जो आम आदमी के हुकूक हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, अपने सिक्योरिटी हक चाहते हैं, बिल्कुल इज्जत ठीक चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, भेदभाव न हो। मुस्लिम तंजीमें, जमात इस्लामी जैसी तंजीमें नहीं चाहती हैं। तो लेकिन जमात इस्लामी हिंद भी तो है, नहीं, उनका मकसद और तो वो जो है- अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और एक जो है आपकी भी तंजीम है, तो आपके ऊपर भी लोग सवाल उठाते इन हैं। तमाम तंजीमों का मकसद भाजपा के विरोध में खड़े होना था। कल कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे, आज आम आदमी के साथ खड़े हो गए। ठीक है, इनको अशोक तो जी, बनाना हाँ, चाहिए। जी ठीक है। मेरा अशोक ख्याल जी, ये है, उनको देखिए तो इनकी बनाया- बात, चूंकि इनकी देखिए हम हमेशा झूठ और गलत के खिलाफ खड़े हुए। जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, इस मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश की, जमात इस्लामी सियासी पार्टी नहीं है लेकिन आवाम के साथ खड़ी हुई और कांग्रेस को नीचे आना ठीक है। पड़ा। लेकिन साहब, जब आजकल तो- फिरका परस्ती की जहां लड़ाई है, सालों से चाहे कांग्रेस लोग की चाहे लोग लगू अपना बनी हुई है। चाहे लोग अपना ईमान बेच दें, जमीर बेच अपीलें दें, करते हैं अखबारों के अंदर, लेकिन हम सेकुलरिज्म के नाम पर बगैर लोग- बगैर डरे हुए, बगैर खौफ के जो है हम उस फिरका परस्ती और फासिज्म की मुखालिफत ठीक है, करते अपने हैं। अपने इश्यूज होते हैं, अपने हाँ। अपने तौर तरीके होते हैं और पार्टी को अगर सपोर्ट करने अब के। जो पार्टी आई अशोक है जी, वो भी अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ ये जो हम भी कह रहे थे मुस्लिम सियासत, इसको जो है ऐसा लग रहा था कि 2014 और उसके बाद जितने भी स्टेट्स में जो है वो इंतखाबात हुए हैं, अगर हम स्टेट असेंबलीज में उनकी तादाद देखें वो लगातार कम हो रही है। 2013 के जो 4 सूबों में इंतखाबात हुए थे, आप देख लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में, तो असेंबली में जो मुस्लिम तादाद थी मुस्लिम एमएलएज की या मेंबर्स की, वो लगातार कम हो रही थी। 2014 में ऐसा लगा कि ये तादाद और भी ज़्यादा कम हुई है पार्लियामेंट में, और ऐसा कुछ लग रहा था कि मुस्लिम सियासत जो है वो इस मुल्क से वो ख़त्म हो रही है। क्या लगता है आपको, केजरीवाल जो है या उनकी पार्टी जो है वो मुस्लिम सियासत को उभारने में या उन्हें एक नई दिशा देने में, एक नया डायरेक्शन देने में जो है वो कहीं कामयाब होती हुई नजर आ रही है? और यहाँ से जो है जो सियासत चली है इस वक्त, मुस्लिम सियासत की मैं बात कर रहा हूँ, ये दूसरे सूबों में भी जो है इसका कहीं ना कहीं असर होगा? केजरीवाल जी की पार्टी का भी दूसरे सूबों में कोई वजूद नहीं है। अभी उनका संगठन नहीं है, उनके वर्कर्स में कमी है। कोशिश वो करेंगे नहीं करेंगे ये तो आगे की बात है। अभी जो दूसरे राज्यों में, जैसे बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, बिहार के चुनाव को देखिए, लगातार बिहार में अस्थिरता पैदा की जा रही है। झारखंड में भी बीजेपी द्वारा खरीद फरोख्त किया जा रहा, बिहार में भी पीछे से एक सियासत पैदा की जा रही है, अस्थिरता पैदा की जाए, धर्म का उन्माद, जाति का उन्माद, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये सब के पीछे उनकी मंशा ये रहती है बीजेपी की, हम, जैसे मौलाना साहब ने कहा कि दूसरी पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करती है, और सलीम साहब ने अच्छा जवाब दिया कि धर्म और जाति की राजनीति सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के उन्माद पे ही खड़ी हुई है, टिकी हुई है, उनकी न्यू ही वही है। आज भी उनकी बहस होती है तो सबसे ज्यादा वो चाहे लब जिहाद हो और चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे मथुरा हो, इन्हीं बातों पर आरएसएस का और बीजेपी का एक एजेंडा तैयार होता है। मुस्लिम एक नया बयान और आया है अभी पिछले दिनों। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर उनका बस चलेगा तो वो हिंदुस्तान की सभी मस्जिदों में एक एक मूर्ति रखवा देंगे। तो शायद इस तरीके की, तो इस तरह का जो बयानात है ये बहुत ज्यादा गलत है। इनको मैं उसी पे अभी जगह नहीं है अभी इन बयानात को सर्टिफाइड नहीं किया नहीं है और तो इसको लेकिन recognize किया है। नहीं है, हम मौलाना साहब मैं मानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने ऐसा भी नहीं किया कि चाहे साध्वी रही हो प्रधानमंत्री ने और पार्लियामेंट चाहे के अंदर साध्वी की तरफ से खुद माफी मांगी है। नहीं, माफी नहीं, एक्शन लेना चाहिए।
देश को बंटवारे की सीट से उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए, माफी मांगने से ये देश नहीं संभलेगा। ये देश सेकुलर, एक नई मिसाल पेश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जितना उन्हें करना था किया, ये कह रहे हैं कि एक नई मिसाल पेश करनी चाहिए। एक ड्रामा किया, अपनी पार्टी के अंदर लगाम लगाई और वो अपनी पार्टी के अंदर लोगों पर लगाम लगाई। ठीक है, प्रधानमंत्री एक वो इवेंट इरफानुल्लाह साहब के पास आएंगे, मैनेजर, इरफानुल्लाह साहब के पास आएंगे। क्या लगता है कि मेरे सवाल को शायद थोड़ा सा गलत समझे थे, मैं जो है ये जवाब आपसे चाहूंगा। मैं जो ये जो मुस्लिम वोटर्स की जो एक देखा जाए वो तकसीम हो जाते थे, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता था। और अगर आप दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट देख लें, वहां पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो तकसीम हुए हैं। अगर वो तकसीम नहीं होते तो शायद वो 6000 वोट से जो है एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं हारता। तो ये जो तकसीम हो रही थी दिल्ली के अंदर, मोटे तौर पर यहां नहीं हुई, एक सीट को छोड़ दीजिए अगर, तो ये जो एक नई सियासत मैं कह रहा हूं इसको, एक नई सियासत जो है वो शुरू हुई है। मुस्लिम तबका जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो जाए कहां, अलग अलग जगह वोट उसके पड़ते थे। क्या अब यहां से एक नई डायरेक्शन मिली है और ये डायरेक्शन अलग अलग सूबों में जाएगी जो मुस्लिम सियासत को मजबूती देगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी एक ट्रेंड सेटर है इस मुल्क के अंदर, नई सियासत का और नई सोच का। ये सियासत ही बहुत गलत थी कि ये मुसलमानों की सियासत, ये हिंदुओं की सियासत, ये यादव की सियासत, ये पंडितों की सियासत, ये क्रिश्चियन की सियासत, ये सिखों की सियासत, ये सेकुलरिज्म के मुनाफी है। सेकुलरिज्म का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम मजहब की बुनियाद पर कोई सियासी ढांचा खड़ा करें। बिल्कुल ठीक। जिन पार्टियों ने वो ढांचा खड़ा किया था वो तहस नहस हो गया। दिल्ली में ये दोनों बड़ी पार्टियां, जिसका नाम बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों के बड़े मजबूत किले थे। ये बहुत मजबूत किला है पूरे हिंदुस्तान में। अगर किसी दोनों पार्टियों को अगर आप देखें तो यहां बीजेपी भी बहुत मजबूत रही है, कांग्रेस भी बहुत मजबूत रही है। इन दोनों किलों को किस तरह से नेस्तो नाबूद किया है अवाम ने, वो सिर्फ इसी बुनियाद पर किया है कि वो इस सियासत को अब नहीं चाहते। इस सियासत से वो ऊब चुके हैं। मामलात और कुछ हैं, नौकरी के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, तरक्की के मामलात हैं। इस पर इस मुल्क को अब ले जाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी ट्रेंड सेटर है। और मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि दिल्ली राजधानी है और नेशनल कैपिटल है, तो लिहाजा ये ट्रेंड सेटर बनेगी पूरे मुल्क के लिए। और इसको समझ जाइए कि ये अक्स है और नफ्स क्या है पूरे मुल्क की, वो दिल्ली से पता चल रहा है कि दिल्ली अब इस हिंदुस्तान के अवाम अब ऊब चुके हैं। लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि किस तरह की सियासत हो रही है, अपने दामन देखें कि किस तरह से उन्होंने रंगे हैं खून से अपने दामन को। इस हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई को बांटकर इस मुल्क में वो सियासत अब खत्म होने जा रही है। एक नई शुरुआत हो रही है, उसे वेलकम करना चाहिए सभी पार्टियों को। बिल्कुल। और आज यही हम बात करें कि दिल्ली की जो सियासत है वो उसने नई करवट ली है, नया रुख जो है उसने अख्तियार किया है। और ये दिल्ली की सियासत कहां तक पहुंचेगी इस पर हम बात कर रहे हैं। और बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो नया ट्रेंड जो है एक तरीके से सेट किया है, एक नई शुरुआत की, एक नई सियासत की शुरुआत की है, उसमें मुस्लिम सियासत जो है वो क्या रोल रखती है, उसका क्या रोल है, इस पर भी बात करेंगे। एक और ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है दिल्ली की सियासत की। आम आदमी पार्टी की दिल्ली हो चुकी है, या फिर कहा जाए दिल्ली आपकी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कमान संभाल चुके हैं। बात हो रही है मुस्लिम सियासत की। आम आदमी पार्टी के हक में जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स ने अपना वोट एक तरीके से कास्ट किया है, वो बहुत कुछ कहता है। और ये भी जो है समझने की बात है कि यहाँ पर एक सीट के अलावा मुस्लिम वोट जो है, मुस्तफाबाद को अगर छोड़ दिया जाए, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उसमें बिखराव बहुत कम देखने को मिला। इस बिखराव की वजह से ही कि दूसरी पार्टियों को फायदा होता था। अब यही बात हम करेंगे कि किस तरीके से मुस्लिम सियासत आगे बढ़ेगी। क्या लगता है साहब आपको? अशोक जी आपके पास आएंगे। बात लगातार चूंकि हम अक़लियती तबके की बात करते हैं, मुस्लिम तबके की बात करते हैं, उनको लगता है कि उनका सियासी जो मुस्तकबिल है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा था, सियासी हिस्सेदारी उनको जो है वो मिलती नहीं थी। आरजेडी की अगर मैं बात करूं, समाजवादी की बात करूं, जेडीयू की बात करूं, जनता दल यूनाइटेड, ये सारी पार्टियां अब एक होने वाली हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सेकुलर ताकतें हैं वो एक हो रही हैं और उसका फ़ायदा सीधा जो है वो उनको ये मिलेगा कि जो सेकुलर वोट बैंक है या जो सेकुलर जहनीत के लोग हैं वो उनके पाले में आ जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या अरविंद केजरीवाल का इन सेकुलर पार्टीज़ के अंदर जो दखल है, जो दबदबा है, वो बढ़ेगा? जितनी ये पार्टियां एक हो रही हैं, हमारे ख्याल से हमें ये महसूस होता है कि जो केजरीवाल, जैसे इरफान भाई ने कहा, ट्रेंड आ रहा है, एक नया ट्रेंड, एक नौजवानों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, मजदूर, उनका एक लगाव बढ़ता जा रहा है कि वाकई जो बंटवारा हो रहा था वोटों का, चाहे मुस्लिम वोट हो चाहे हिंदू वोट, जो इस तरह की राजनीति कर रहे थे, उनको अब खत्म होना पड़ेगा। अब उनको देश के लिए एक सेकुलर फोर्स बनाना होगा जो हिंदू मुस्लिम के हित के लिए, क्या उनसे उनके प्रोग्राम्स हैं,
उनके रोजगार के क्या साधन है, मजदूरों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, उनको अपना एक प्रोग्राम फेम पे देना पड़ेगा। जो मुस्लिम के लिए ये है, हिंदू के लिए ये, इस तरह का अब नहीं चलेगा। एक यंगस्टर जो माहौल खड़ा हो रहा, जैसे यहां ट्रेंड हुआ है, यंगस्टर एक पूरे समाज को, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सबके हक और हुकूक के लिए एक नया रास्ता अब इन पार्टीज को खड़ा करना पड़ेगा, अपने एजेंडे में देना पड़ेगा, अपनी सोच में देना पड़ेगा। बिहार और यूपी में अभी चुनाव होने वाले हैं, निश्चित तौर पर सारे ये पार्टियां एक हो रही, एक होकर उन सबका मकसद यही है कि जो सियासत हो रही है, धर्म की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, कि हम मस्जिद में करेंगे, मंदिर में ये करेंगे, इसको तोड़ने के लिए एक नई सोच खड़ी की जाएगी कि हम इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सबका देश है, किसी एक का नहीं, और सबको हक और हुकूक और सुरक्षा की बराबर की जिम्मेदारी देने का हम लोगों ने एक प्रोग्राम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके की अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को जो मेजोरिटी मिली है, उसको अद्भुत केजरीवाल साहब ने कहा। मैं डरा हुआ हूं ये कहा। हाँ, और चूंकि डरे हुए इसलिए है कि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ गई, उम्मीदें बहुत ज्यादा जो है वो आवाम को लग गई। ये जो जीत हुई है, इसमें कुछ ना कुछ अगर कहा जाए, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या सेकुलर फोर्सेस जितनी भी थी, लेफ्ट का भी साथ मिला है, कहीं ना कहीं इनका ताउन जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ था। इनका भी कुछ ना कुछ योगदान आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने में थोड़ा बहुत जो भी है रहा होगा। क्या लगता है आपको कि क्या आम आदमी पार्टी जो है, और आपकी चूंकि आम आदमी पार्टी की माइनॉरिटी विंग से आप जुड़े हुए हैं, ये अब दिल्ली से बाहर भी निकलेंगे? पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, 4 सीटें जो है पार्लियामेंट में इनकी आई है पंजाब से। अगर ये निकलेंगे, अगर ये जो है दूसरी सेकुलर पार्टियां जो हैं अगर उनके मुकाबले लड़ते हैं, तो सेकुलर वोट जो है फिर तकसीम होगा और इसका नुकसान सीधे सीधे सेकुलर फोर्सेस को उठाना पड़ेगा और दूसरी पार्टियां जो है वो आगे बढ़ेंगी। फिर देखिए, हमारी दिली ख्वाहिश तो ये है कि जो ट्रेंड सेट हुआ है इस वक्त मुल्क में, खुदा करे कि बीजेपी भी सेकुलर हो जाए। हमारी दिली ख्वाहिश तो ये है। और फिर मुल्क के अंदर एक फिजा बननी चाहिए कि लोग बेहतरी की बात करें, इस मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें, मुल्क के जो तबकात पिछड़ गए हैं, जो महरूम तबकात हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करें और सब मिलकर करें। और फिर एक सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की जो पॉलिटिक्स होती है उससे उभर कर बात करें। अब मैं समझता हूँ 67 साल के बाद एक नई फिजा कायम होनी चाहिए, दिली ख्वाहिश तो हमारी ये है। लेकिन फिर भी अगर मुल्क की फिजा को मुकद्दर बनाने की कुछ पार्टियां कोशिश करती हैं या कुछ तबकात कोशिश करते हैं, संगठन कोशिश करते हैं, तो इस मुल्क के अंदर एक सेकुलर फिजा तो है हमेशा से। और इस मुल्क का मुसलमान ही नहीं बल्कि इस मुल्क का आम हिंदू सेकुलर है, इस मुल्क के आम आवाम सेकुलर है। वरना भारतीय जनता पार्टी 31% पे सरकार बनाती सेंटर में, उसको मेजोरिटी कभी नहीं मिली है, वोटों की मेजोरिटी उसे हासिल ही नहीं हुई आज तक। जितने प्रदेशों में कहा जा रहा था कि मोदी लहर चल रही है, वहां पर उन्होंने 27% पे सरकार बनाई है, कहीं पर 33% पे सरकार बनाई है। अब भी उनको 31% वोट मिला दिल्ली के अंदर, जो उनका बहुत मजबूत किला था, जहां पर वो एमसीडी में है 10 साल से, 12 साल से। तो मैं कह रहा हूं इस मुल्क का आम हिंदुस्तानी सेकुलर है, तो लिहाजा सेकुलरिज्म को मजबूत करना तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और आम आदमी पार्टी भी अपनी भरपूर कोशिश करेगी कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड किया गया है, जिस तरह से सेकुलर रखा गया है, डेमोक्रेटिक और सेकुलर रखा गया है इस स्टेट को, कंट्री को, वो कायम रहे और दायम रहे ताकि ये मुल्क आगे बढ़े। तो हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि जहां भी सेकुलरिज्म की बात होगी और डेमोक्रेसी की बात होगी और जमहूरियत की, जमहूरी बका की बात होगी, वहां आम आदमी पार्टी हमेशा शाना बशाना इस मुल्क में खड़ी हुई है उन सब ताकतों के साथ जो इसको बढ़ाना चाहते हैं, परवान चढ़ाना चाहते हैं। शुएब साहब, क्या लगता है क्यों आखिर जो है वो लगातार बीजेपी के सेकुलरिज्म के ऊपर ये क्यों सवाल उठते रहे हैं? क्योंकि बयानात जो हैं आते हैं, शायद कुछ काम जो है वो ऐसे किए गए होंगे, ये सवालात जो है वो लगातार क्यों उठते रहे हैं? क्या, जैसे उन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं कि बीजेपी भी सेकुलर हो जाएगी, क्या ऐसा लगता है आपको कि आने वाले वक्त में इस मुल्क की आवाम ये देखेगी कि जो है जो कांग्रेस अलंबरदार हुआ करती थी सेकुलरिज्म की, क्या बीजेपी को जो है लोग उस नजरिए से देखनेंगे या देख पाएंगे? जब तक वंशवाद की राजनीति, इलाकायत की राजनीति, बिरादरीवाद की राजनीति, यादव और दलित के नाम पर राजनीति, अति पिछड़ा और पिछड़े की राजनीति करने वाले लोगों को सेकुलर कहा जाता रहेगा, जब तक उन्हें सेकुलर कहा जाता रहेगा और उनको सेकुलर ताकतें कहकर इकट्ठा किया जाता रहेगा, जब तक देश के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। हकीकत ये, देश के कातिल यही लोग हैं जिनको आज सेकुलर कहा जा रहा है या इन्हें सेकुलर ताकतें कहा जा रहा है। देश को इन लोगों ने बखेर रखा है। भारतीय जनता पार्टी लफ्ज सेकुलर की सख्त खिलाफ है, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर ही देश के अंदर कत्लेआम हुआ है। लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, मुलायम हो या मायावती, या लालू हो या कालू, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने देश को फिरकों में बांट रखा है। आम आदमी पार्टी अगर इनकी मदद से सरकारें बनाती है या इनकी मदद को लेकर चलती है,
तो हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी आगे शायद न बढ़ पाए। हाँ, हकीकत यह है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति ये लोग करना चाहती हैं, ये छोटी पार्टियां आम आदमी के साथ मिलकर अपना समर्थन देकर, अपने समर्थन दिखाकर, और मुस्लिम तंजीमें, तो आम आदमी पार्टी की जो मंशा है देश को एक अच्छी राजनीति में ले जाने की, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। जी, ये क्या सलीम इंजीनियर साहब, क्या जैसे हम इस सवाल को बार बार पूछते रहे हैं, क्या सेकुलरिज्म के जो है वो मायने बदल रहे हैं इस मुल्क में, और सेकुलरिज्म का इशू जो है वो ठीक है, दिल्ली के रिजल्ट्स आ गए हैं, हो सकता है कि कुछ सेकुलर पार्टियां बहुत ज़्यादा खुश हो रही हों, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में जो है पता चलेगा दरअसल हिंदुस्तान के लोग कैसा सेकुलरिज्म चाहते हैं। डेवलपमेंट की बात भी यहाँ पर हो रही है, तरक्की की बात हो रही है कि भाई आगे बढ़ना है और इस मुल्क को जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनाना है। किस तरीके से जो है आप लगते हैं, क्या अब वाकई सेकुलरिज्म के जो है वो मायने बदल रहे हैं, अब जो है परिभाषा कहीं ना कहीं बदल जाएगी? वाकई हमें इस मुल्क में किसी पार्टी या संगठन से कोई दुश्मनी नहीं है, और हम जो मुखालफत किसी की कर रहे हैं तो इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से कर रहे हैं कि ये देश जिन बुनियादों पर बना था, जिस बुनियादों पर हमारे देश का दस्तूर और संविधान था, अगर किसी पार्टी को उन बुनियादों के बारे में न सिर्फ शक है बल्कि शक पैदा किया जा रहा है, और हमारे इन भाइयों की ये आदत है, क्योंकि ये पार्टी आज़ाद नहीं है, इनके पीछे एक पूरी नज़रिया है, पूरा एक 80-85 साल की एक तहरीक है, और उनके जहन में इस मुल्क का एक अलग नक्शा है। वो इस दस्तूर को अपने रास्ते की रुकावट समझते हैं, वो डेमोक्रेसी को एक रुकावट समझते हैं, वो सेकुलरिज्म को एक रुकावट समझते हैं, और उनमें ये खूबी है कि जिस चीज़ को वो रुकावट समझते हैं उसे अपने अंदाज में वो डिफाइन करने की कोशिश करके एक भ्रम पैदा करते हैं। सेकुलरिज्म तो बहुत साफ सुथरी चीज़ है, और हमारे दुनिया में सेकुलरिज्म किसी भी चीज़ को कहा जाता रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है वो तो साफ तौर पर हमारे दस्तूर में कहा गया है, यहाँ रहने वाला हर शहरी, हर नागरिक बराबर है, उसे अपने मज़हब पर, अपने अकीदे पर, अपने कल्चर तहजीब पर पूरी तरह अमल करने की, अख्तियार करने की आज़ादी है। इसकी बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और इसकी बुनियाद पर कोई जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, जो अपने आप को इंडियन और भारतीय कहने में भी शर्म महसूस करते हो, और वो कहते हो कि कोई और लफ्ज आना चाहिए हिंदुस्तान को डिफाइन करने के लिए, वो इंडियन और भारतीयता को भी जो है शर्म महसूस करते हो, उनको ये काफ़ी नहीं है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियन हैं, वो एक और लफ्ज लाना चाहते हैं। मैं उस लफ्ज को दोहराना नहीं चाहता, और उसको बार बार कहना चाहते हैं कि ये एक ख़ास मज़हब का मानने वालों का देश है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, ये दिल्ली का इलेक्शन जरूर था, मगर एक तरह का ये एक रेफरेंडम था पूरे देश की जनता के जज्बात जुड़े थे कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म रहेगा या इस मुल्क में सेकुलरिज्म की जगह फासिज्म या कम्युनिज्म आएगा। तो मैं समझता हूं जनता ने एक मैसेज दे दिया है कि सारी सियासी पार्टियां होशियार हो जाएं। जो लोग इस मुल्क को सेकुलर मुल्क से हटाकर किसी और रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए इस मुल्क में कोई जगह। और हमारे मिसाल में आज हम यही बात कर रहे हैं, दिल्ली से जो सियासी पैगाम निकला है, एक नया सियासी दौर हम दिल्ली में देख रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, और ये सियासी पैगाम मुल्क के कौन कौन से हिस्सों तक जाएगा, मुल्क में कहां तक फैलेगा, इसी पर बात कर रहे हैं। एक और ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है दिल्ली की सियासत की। दिल्ली का सियासी दौर जो है वो बहुत कुछ कहता है, और ये जो नया पैगाम, सियासी पैगाम यहाँ से निकला है दिल्ली से, वो कहाँ तक जाएगा और उसके मायने क्या हैं, किस तरीके से वो मुल्क की सियासत को एक नई डायरेक्शन देगा, इस पर भी बात कर रहे हैं। आखिरी सेगमेंट है, अब जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल हुकूमत जो है दिल्ली में, उसके सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, कौन कौन से बड़े मसले मसाइल हैं जिनसे उन्हें सामना करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले जिन मसलों को हल करना पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। अब आपके पास आएंगे साहब। अशोक जी, क्या लगता है आपको, हुकूमत बन गई है यहाँ पर दिल्ली में, और केजरीवाल जो है वो एक तरीके से कहा जाए उनके सामने तो अपोजिशन तो कोई है ही नहीं, सिर्फ तीन जो है वो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो फुल मेजॉरिटी उनके पास है। अब कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। बहुत सारे जो है वो मसले मसाइल हैं। अब उनके सामने ये भी बहाना नहीं होगा कि मुझे तो फला पार्टी ने जो है वो काम नहीं करने दिया, या इन लोगों ने शोर मचा दिया। कोई शोर मचाने वाला भी वहाँ पर नहीं होगा। क्या लगता है, जिस तरीके से उन्होंने बिजली पानी का मुद्दा उठाया था और नए स्कूल बनाने की बात कही थी, और वीमेन सेफ्टी एक बड़ा इशू है दिल्ली के लिए, उसकी बात कही थी, नौकरियां दी जाएंगी, और एक लोकपाल लाने की बात थी, लोकपाल बिल जो है वो लाया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या बिल्कुल आज़ाद तरीके से वो
काम करने का उनके सामने, चूंकि रास्ता तो बहुत बड़ा है, मैदान जो है वो खुला पड़ा हुआ है, क्या वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे इन इश्यूज के ऊपर, जो है वो जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों के ऊपर वो खड़ा उतर पाएंगे? दिल्ली की जनता को या पूरे देश को एक विश्वास की डगर दिखी है केजरीवाल में कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। एक विश्वास ही एस्टेब्लिश है, चाहे बिजली का हो, बिजली पानी पे करप्शन, हाँ करप्शन का बड़ा इशू था। और उन्होंने 45-49 जो भी दिन उनके निकले उसमें उन्होंने करने की कोशिश की। तो एक यहाँ के नौजवानों को भी विश्वास है, महिलाओं को भी विश्वास है, जिस तरह उन्होंने वादे किए, अपना मैनिफेस्टो दिया है, करप्शन पे, विकास पर, स्कूल कॉलेजेस पे, हेल्थ पर, तमाम चीज़ों पर उनके जो वादे हैं अभी, क्योंकि विश्वास की जो नींव होती बहुत मजबूत होती है, अगर ये उस पर नहीं उतरेंगे, खड़े नहीं उतरते हैं, तो जो हश्र मोदी का हुआ है उससे कई गुना खराब हश्र इनका होगा। यही तमाम, इसी बिंदु पर से थोड़ा सा हम हट रहे हैं, जैसे कश्मीर की बात आप कर रहे थे कि पीडीपी हमारे नजदीक आ रही है। हम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को, पीडीपी के बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनको चाहिए जिस तरह केजरीवाल जी ने सब्र के साथ मोर्चा संभाला है, उसी तरह मुफ्ती साहब भी पीडीपी के साथ मोर्चा संभाले और अगला चुनाव नहीं बनाए सरकार, दूसरे चुनाव में अगर इसी तरह चलेंगे तो पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन धैर्य से काम लें, सहूलियत से काम लें। एक नए आयाम, केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा मिसाइल पैदा किया है, पूरे देश में एक सोच पैदा कर दी है, नौजवानों में, हर वर्ग के लोगों में, हर जाति, हर धर्म के लोगों में एक नई सोच पैदा किया है कि अगर किसी मामले में हम विश्वास के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ कुछ करना चाहते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। और हमें विश्वास है निश्चित तौर पर केजरीवाल सफल हो सकते हैं। बिल्कुल। सैयद कासमी साहब, ये जो केजरीवाल के सामने बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे वो वीमेन सेफ्टी का हो, चाहे करप्शन फ्री दिल्ली बनाने की बात हो, बिजली पानी के बिल कम करने हैं, उन्हें नए स्कूल खोलने हैं, साफ सफाई जो है वक्त पर हो, और ट्रैफिक सिस्टम जो है उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इन तमाम इश्यूज़ के साथ साथ आपको लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से माहौल ख़राब करने की कुछ महीने पहले कोशिश की गई थी, दिल्ली को का माहौल ख़राब करने की, क्या दिल्ली के हालात जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से भी, जो गलती तबका है वो सिक्योर रहेंगे, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा? देखिए, जो देश से सबसे भ्रष्ट पार्टी थी उसको ख़त्म करने का जो अभियान अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ था, उसकी 4 कड़ियाँ से पहले गुजरी। एक कड़ी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की जीत है। आने वाले वक्तों के अंदर जिस तरीके से ये जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं जिनके हाथों पैर रंगे हुए हैं, बिहार में लालू, नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में मुलायम, मायावती, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी, और ये बहुत सारे लोग, पीडीपी भी, ये जिस तरीके से पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनानी है आपको, फिर आप ऐसे कह रहे हैं? वहां उनको सही करने के लिए जा रहे हैं हम कि उनके जराइम को किस तरीके रोका जाए और उन सरकार में एंटर में लेकर कैसे काम कराया जाए। मौका परस्ती बोल रहे हैं। हाँ, मौका परस्ती। जिस तरीके से इतनी बातें कही गई थी कि इन परिवारों से जो है वो इन ये जिस खानदानी तरीके से सियासत इनको हटाना है, ये सियासी पार्टियां केजरीवाल साहब की पनाह में आ रही हैं और आगे इन्हें गंदा करना चाहती हैं, तो मैं नहीं समझता कि केजरीवाल साहब इनको करीब लाएंगे या इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये जो मुद्दे हैं केजरीवाल साहब के सामने, आपको लगता है कि वो इनसे जो है वो पार पा जाएंगे, और दिल्ली की आवाम ने जो उनके ऊपर उम्मीदें जो है वो जताई हैं, उन उम्मीदों के देखिए, ऊपर वो मर्कजी खरा उतरेंगे? सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने वादा किया है कि हम आपको अच्छी सरकार चलाने में सहयोग देंगे और पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से चाहती है कि देश में अच्छे लोग सरकार चलाएं। पूरे भारत में सरकार चलाने का ठेका भाजपा ने नहीं लिया है। 28 सूबे कहीं ना कहीं किसी की सरकार रहेगी तो भाजपा अच्छे लोगों को मौका देगी। अच्छा। और अच्छे लोगों को ये सियासी बयानबाजी है। अच्छे लोगों को हम मौका देंगे, और हो सकता है सिक्किम में कोई और हो, मणिपुर में कोई और हो। तो ऐसा है कि जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ अच्छे लोग आएंगे उनको आगे बढ़ाया जाएगा, मगर जो भ्रष्ट लोग हैं, लालू और नीतीश जैसे लोग या मुलायम मायावती जैसे लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होगी। जी सलीम इंजीनियर साहब, क्या लगता है आपको? करप्शन फ्री बनाने की बात है इस दिल्ली को, कि करप्शन यहाँ पर नहीं होगा, वीमेन सेफ्टी की भी बात है, और तमाम तरह के इश्यूज हैं, बिजली पानी के, सड़क के, ट्रैफिक निज़ाम, ये तमाम तरह के इश्यूज अपनी जगह हैं। लेकिन इस शहर के अंदर दंगे ना हो, दंगा फ्री भी जो है शहर को बनाया जाए। हालांकि बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी माहौल ख़राब करने की लगातार कोशिश की जाती रही, हमने देखा है पिछले महीनों में। दंगे भी यहाँ पर ना हो और सब मिलजुल करके रहें, अच्छे तरीके से रहें। आपको लगता है कि केजरीवाल को इस तरफ भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और ये भी एक बड़ी चुनौती है केजरीवाल हुकूमत के सामने? एक बात तो ये कि मैं ये आम आदमी पार्टी
जी। को किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं मानता है। ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है, लोगों ने किसी एक फर्द के में भरोसा नहीं किया, एक ट्रेंड में भरोसा किया, मुझे ऐसा लगता है। फर्द कोई भी हो सकता है, इनकी जगह कोई और भी हो सकता था और आगे कोई और भी हो सकता है, लेकिन लोग ये समझे हैं कि जो पिछली पार्टियां करती रही यहाँ पे शायद ये उनसे बेहतर करेंगे, और जो कुछ गड़बड़ियां पिछली पार्टियों में होती रही, कुछ लोग दंगा कराकर चुनाव जीतते रहे, कुछ लोग दंगा करने वालों को बहुत नरम रहे, उनको छूट देते रहे, आज वही दंगा करने वाले उनके लिए उनसे मुक्त भारत का, और कुछ लोग जो है दंगों से डरा करके या किसी एक पार्टी से डरा करके, किसी एक शख्स से डरा करके, किसी एक नाम से डरा करके सियासत करती रही। जी, तो जैसा कि अभी आपने कहा, पार्लियामेंट में बैठकर लोग ऐसे से बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, तभी तो सही माना जाएगा जब आप अपने लोग जो आग उगल रहे हैं पार्लियामेंट में बैठकर, आपके लीडर्स हैं, आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, उनके खिलाफ कोई पार्टी नोटिस भी जारी नहीं करती, फिर कैसे माना जाए? इससे तो यही माना जाएगा कि शायद ये बहुत अंदर से समझा हुआ है, आप ऐसा करते रहिए, हम खामोश हैं, कुछ ऊपर से दुनिया को, जनता को कुछ करने के लिए वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी उम्मीद के साथ ये चेंज आया है, और मुझे लगता है कि देखिए, हिंदुस्तान की आवाम जो है वो बहुत नए नए तजर्बे करते रही, और जिस पर भरोसा किया उसको मौका दिया, और जब उसने उस मौके का सही इस्तेमाल किया तो उसको आगे बढ़ाया, और जिन्होंने मौके को गंवा दिया तो जाहिर है उनको ये चूंकि ये पब्लिक ये सब जानती है, ये जानती बिल्कुल इसके बारे में कहते हैं, हो चुकी है हमारे देश की जो है वो आ गई है। हाँ, तो सियासी मैच्योरिटी जो है वो आगे पब्लिक के अंदर आ गई है। सियासी पार्टियों को बहुत सोच समझ के अपना ईमानदारी से जायजा लेना चाहिए। क्या लगता है साहब आपको, चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है आप यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी हुकूमत जो है वो दिल्ली में बन गई है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इस शहर को बेहतर बनाने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं हम आहंगी, आपसी भाईचारा और जो है एक खुशनुमा यहाँ माहौल हो, खुशनुमा फिज़ा हो, इसके ऊपर भी जोर देना होगा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर के यहाँ पर रहे हैं, और ये जो है ये शहर जो एक सूबा भी है, बड़ा शहर है, ये वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाए और अमन के साथ सब लोग आगे बढ़ें। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप, खासतौर से केजरीवाल और उनके जितने भी साथी हैं या पार्टी है, वो जो कहती है वो करती है। ये तो सब में बात साबित हो गई, और लोगों ने इसीलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस इलेक्शन में, और इतनी ज़बरदस्त वोटिंग की है। जो तारीखी जीत उन्हें हासिल हुई है वो सिर्फ इसी वजह से है कि लोगों का एतमाद जीता है उन्होंने। एतमाद शटर हुआ हुआ है इस वक्त लोगों का, आवाम का, पार्टियों के जरिए। तो एक तो एतमाद बहाल हुआ है, दूसरा ये कि उनका जाहिर और बातिन एक है, बिल्कुल उसमें कहीं फर्क नहीं है, कोई तजाद नहीं है। तो ये बड़ी चीज है कि किसी पार्टी और किसी लीडरशिप पर एतमाद हो जाए और उसका जाहिर और बातिन एक हो। तो मुझे लगता है कि जिन चीज़ों का वादा किया है और जो हमने दिल्ली डायलॉग के जरिए पूरे आवाम तक बातें पहुंचाई हैं दिल्ली की, कि दिल्ली को कैसा चाहते हैं हम, नौजवानों का दिल्ली कैसा होगा, महिलाओं का दिल्ली कैसा होगा, किसानों का दिल्ली कैसा होगा, देहात में रहने वालों का कैसा होगा, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वालों का कैसा होगा, मिडिल क्लास का कैसा होगा, बिजनेस क्लास का कैसा होगा, वो हम सब, हमारे सामने ब्लूप्रिंट है। हेल्थ में क्या करेंगे हम, एजुकेशन में क्या करेंगे, वो सारा ब्लूप्रिंट तैयार है, और उस ब्लूप्रिंट को आवाम के बीच में रखने का काम किया है हमने। तो लोगों ने उस पर एतमाद किया है, तो हम समझते हैं कि उस पर पूरी तरह अमल होगा। कि अगर अनऑथराइज कॉलोनीज की बात है, देहात की बात है, तो हम वेंकैया नायडू साहब से बात करें, डीडीए की जमीनों की बात है तो उनसे बात करें, या सिक्योरिटी की जो बात है, बड़ी बात है, जो दिल्ली को चलाने वाली होगी। सरकार के पास सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस नहीं है, ऐसी सरकार जिसके पास पुलिस नहीं है, जिसके पास बहुत बड़ी ताकत नहीं है, उसको सेंटर पर तो उनका दारोमदार रहेगा। अब ये सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो कैपिटल में कैसी सरकार चाहते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में नजरें होती हैं। दिल्ली की नजरें सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर होती है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब सेंटर की है कि जो वादे हमने किए हैं, जो पीपल फ्रेंडली हैं, लोगों के हक के लिए हैं, उसमें किसी तरह का कोई रोड़ा नहीं अटकना चाहिए। अगर लोकपाल की बात हमने की है कि लोक आयुक्त मजबूत होना चाहिए, तो करप्शन फ्री दिल्ली के लिए किया है हमने। तो वो मजबूत लोकपाल जब ही आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें मदद शामिल होगी। अगर हम ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, भाईचारा पैदा होना चाहिए, वीमेन सेफ्टी होनी चाहिए, तो पुलिस का रोल बहुत अहम है। बिल्कुल सही है। उस पुलिस का रोल सीधा सीधा डायरेक्टली जवाबदेही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आपको लगता है कि ये इशू जो है ये कहीं ना कहीं जहनी से जुड़ा हुआ भी है, सोच बदलने की बात है, हर आदमी को इसमें जो है हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी? देखिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि बवाना के अंदर पूरी कोशिश की फरका परस्त ताकतों ने कि वहां का माहौल खराब हो जाए।
हमारी पार्टी ने डायरेक्टिव्स दिए अपने वर्कर्स को, अपने वॉलंटियर्स को, वहां पहुंच गए, वो कूद गए उस जगह पर जहां पर वो पंचायत हो रही थी, और वहां जाकर मामला ठीक हो गया। तो लोकपुरी में हमारे लोगों ने जाकर भाईचारा पैदा करने की कोशिश की। तो आम आदमी पार्टी ने कैडर ऐसा तैयार किया है दिल्ली के अंदर, वॉलंटियर बेस्ड है, कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यहाँ मिलजुल कर रहेगा, और जो साजिशें करने वाले लोग हैं वो साजिशें करते रह जाएंगे, और वहां नीचे ग्राउंड लेवल पर आप देखिएगा कि भाईचारा नजर आएगा, वो हमारी पार्टी की तरफ से नजर आएगा। बिल्कुल, सरकार तो और करेगी ये ही करेगी। भाईचारा, बिल्कुल हुकूमत जो है वो किसी की भी बने, कोई भी पार्टी हारे, कोई भी जीते, लेकिन भाईचारा जो है, जो सेकुलरिज्म जो है वो कायम जरूर होना चाहिए। और जो आइन हमें मजबूती देता है एक अच्छे सेकुलर मुल्क होने की, एक अच्छा सेकुलर शहरी होने की, वो सेकुलरिज्म जो है वो बरकरार होनी चाहिए, और हम सब लोग मिलजुल करके रहें। सियासी पार्टियां कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन इस मुल्क में साफ सुथरी सियासत ज़रूर होनी चाहिए। और साफ सुथरी सियासत में को लाने में मुझे लगता है कि आम आवाम जो है आप लोगों को बड़ी मदद कर सकते हैं। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।